राम राम जी। देखो सबसे ज्यादा कमेंट आए थे कि हरियाणा का इतिहास करवा दो जी। हरियाणा का इतिहास जो है, देखो ऊं तो आप कोई भी किताब लोगे उसमें बहुत दुनिया जान की इतनी जानकारी दे रखी है जो अपना काम की नहीं है। तो मेरा जो हरियाणा का इतिहास करवाने का जो तरीका होगा जो होगा उसमें क्या है, जितने प्रश्न आ लिए हरियाणा के इतिहास के वो सारे के सारे लगभग उनको इसके अंदर शामिल करने का प्रयास किया गया अकॉर्डिंग टू HSSC। आप चलांगे देखो सबसे पहले देखो हरियाणा का जो इतिहास है वो वैदिक काल से शुरू है। यानी हरियाणा का इतिहास कौन से काल से शुरू है? वैदिक काल से हरियाणा का इतिहास शुरू है। अपना हरियाणा जो है, हरियाणा की जो वैदिक भूमि है ना, हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सभ्यता का पालना जो है किसको कहा जाओ है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पालना कहा जाओ हरियाणा की वैदिक भूमि को। उसके बाद देखो एक प्रश्न पूछा जाओ कि हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या है? हरियाणा का प्रादेशिक नाम देखो, एक दुनिया का पहला कानून था जिसका नाम है मनुस्मृति। बहुत सारे अपवाद हैं, लोग विरोध में भी है मनुस्मृति के। देखो असली जो मनुस्मृति थी ना वो बहुत कम है। जिस मनुस्मृति के ऊपर आज लड़ाई हो ना वो एक अंग्रेज हुआ करता था, मैकाले, जिसको आप लॉर्ड मैकाले कहते हैं। मैं कहता हूं एक दुष्ट मैकाले था। उस बंदे ने मनुस्मृति को एडिट कर दिया और आपस में भारतीयों को, हिंदुओं को बांटने खातर एक ऐसी मनुस्मृति पेश कर दी। मनुस्मृति के अनुसार जो है हमारा जो हरियाणा जो है उसका प्रादेशिक नाम था ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त ये मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा का प्रादेशिक नाम था। इसके अलावा ब्रह्म ऋषि का प्रदेश भी इसने कहा जाओ है ब्रह्म ऋषि का प्रदेश। मनुस्मृति के अंदर 3 नाम है। तीसरा है ब्रह्मा की वेदिका, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग हरियाणा के 3 नाम आपने ध्यान रखने हैं। ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश, तीसरा है ब्रह्मा की उत्तर वेदिका। भारतीय सभ्यता का पालना हरियाणा की वैदिक भूमि को कहा जाओ है। उसके बाद देखो आगे है हरियाणा शब्द का उल्लेख जो है पहली बार कड़े मिले अपन। देखो एक वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के अंदर पहली बार रज हरियाणा एक शब्द मिला है। हरियाणा का पहली बार कहां प्रयोग किया गया है? रज हरियाणा। रज हरियाणा जो शब्द जो है, या रज हरियाणा भी कई बार कई जगह लिखा मिला अपना। रज हरियाणा शब्द का प्रयोग पहली बार कड़े मिला अपने ऋग्वेद के अंदर मिला है। 4 वेद है, ऋग्वेद प्रमुख है। ऋग्वेद के अंदर रज हरियाणा शब्द का प्रयोग अपने देखने को मिला है। यानी वैदिक काल को भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाओ है। मनुस्मृति के 3 नाम याद रखने हैं, ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश और ब्रह्मा के उत्तर वेदिका। तीसरी बात आपने याद रखनी है, जो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या मिला है? रज हरियाणा के नाम पे इसको जाना जाओ है। उसके बाद देखो आप जो इतिहास पढ़ रहे हो वैदिक काल का इतिहास आप पढ़ रहे, देखो और क्या है हरियाणा का वैदिक काल में। देखो वैदिक काल की हरियाणा की 2 प्रसिद्ध नदियों के बीच में हरियाणा हुआ करता, वो आपने याद रखना है। एक तो सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। दूसरी नदी है द्रष्टद्वती नदी, द्रष्टद्वती नदी। सरस्वती और द्रष्टद्वती नदी है। ये हरियाणा की 2 प्रमुख जो नदियां हैं जो वैदिक काल से संबंधित नदियां थी। ये सरस्वती नदी जो है सिंधु सभ्यता का जिक्र सुना होगा अपन है। जो बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे था, और द्रष्टद्वती नदी के किनारे हिसार का जो राखी गढ़ी जो है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र, वो इसके किनारे था। जिक्र इन दोनों का पे आगे करांगे। उसके बाद देखो जिक्र है आर्यों के आगमन का। देखो इतिहास के अंदर झूठा पड़ा आ जाओ है कि भाई आर्य बाहर से आए थे, मध्य एशिया से चल के आए थे। वास्तव में हम लोग शुरू से ही आर्य है। याद करिए, आपने रामायण देखी होगी। रामायण के अंदर मंदोदरी जो है महान वैज्ञानिक रावण को क्या कहती है कि 2 आर्य पुत्र आए हैं। मां सीता बार बार कहती कि हे आर्यवीर। इसका मतलब क्या है? उन आर्यों के आने से पहले तो रामायण हो चुकी थी, आप पहले से आर्य हैं, लेकिन पढ़ने के लिए बोलना पड़ेगा। आर्यों का जो आगमन हुआ था ना, आर्यों के आगमन की 2 जगह है हमारा आज का हरियाणा और पंजाब जो है। यानी हरियाणा और पंजाब हमारे आर्यों के आगमन की भूमि माना जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। इतनी चीज याद रखनी है आपने। यानी 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या थी आपने इसमें पढ़ा था भाई, हरियाणा का इतिहास ऋग्वेद का वैदिक काल से शुरू है।
दूसरी चीज क्या है, भारतीय सभ्यता का पालना किया जाओ है। तीसरी बात क्या है, मनीय स्मृति के अनुसार 3 नाम याद रखने, ब्रह्मावर्त ब्रह्म ऋषि का प्रदेश, और तीसरी क्या है, ब्रह्मा के उत्तर वेदी के नाम से। हरियाणा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे पहले मिला है। 2 नदियां के नाम याद रखने हैं, सरस्वती और दूसरी कौन सी है, द्रवती नदी। उसके बाद में आर्य सभ्यता का आगमन या आर्यों का आगमन कड़ा हुआ था अपना हरियाणा पंजाब के अंदर होता, सिंपल सी बात है, समझना बेरा। उसके बाद देखो महाभारत काल में हरियाणा, बहुत प्रश्न बनते हैं यहां से और प्रश्न आओ भी है। महाभारत काल में क्या था हरियाणा में, देखो ये जो महाभारत, जो सबसे पहले एक तो पहला प्रश्न ये है कि अब महाभारत का युद्ध कब हुआ था। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग राय है, एक मत के ऊपर नहीं पहुंचे हैं। महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री बाणभट्ट का नाम आपने सुना होगा। बाणभट्ट का मानना है कि करीब करीब 3132 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन एचएसएससी के अकॉर्डिंग आपने चलना है। एचएसएससी के मानना है महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 900 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था, 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था, ऐसा एचएसएससी सर्वाधिक मान्यता प्राप्त डेट है, सबसे ज्यादा मानना है आप इस बात ने, ठीक है। उसके बाद देखो महाभारत का युद्ध कड़ा हुआ था सबने मेरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर हुआ था। और ये महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था। जो महाभारत जो है इसके प्रश्न बहुत आए डी ग्रुप में, पिछली बार खूब प्रश्न पूछे थे। महाभारत का एक नाम है जय संहिता, यानी महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। उसमें 88,000 श्लोक हुआ करते, आज इसका नाम महाभारत था तो इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ गई। वर्तमान में महाभारत के अंदर श्लोक कितने हैं, 1 लाख श्लोक है। वर्तमान समय में कितने श्लोक हैं, 1 लाख है। देखो महाभारत का युद्ध जो हुआ था 900 वर्ष ईस्वी पूर्व हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, 18 दिन चला था, पुराना नाम जय संहिता है। वर्तमान में कितने श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक है। महाभारत काल में जो अपना हरियाणा जो है, एक प्रश्न पूछ जाओ बहुत बार, कम से कम 8-9 बार पूछ लिया कि महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना करते, तो महाभारत काल में हमारे हरियाणा को बहुध्यानक के नाम से जाना जाता था। बहुध्यानक, बहुध्यानक मतलब अनाज की अधिक उपलब्धता के कारण वे अनाज खूब पैदावार होने लगी थी अपना महाभारत काल में हरियाणा के क्षेत्रों के आसपास में, इसलिए इसको महाभारत काल में किस नाम से जाना करते, बहुध्यानक। एक और प्रश्न पूछा था एचएसएससी में कि जिस टाइम पर आप महाभारत जो काल है उसमें हरियाणा में एक और युग प्रारंभ होता है, कौन से युग का प्रारंभ हुआ था, तो देखो स्पष्ट इस नाम तो बहुध्यानक का मतलब क्या हुआ, अनाज की पैदावार ज्यादा हुआ है। तो आपने याद रखना महाभारत काल के समय हरियाणा के अंदर कृषि युग का प्रारंभ हुआ था। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी में 2 बार आ चुका है अब तक ये, यानी बहुध्यानक जो है या कृषि युग का प्रारंभ हुआ था। आपने इस बात को बहुत बहुत ध्यान रखना है, हो जाओगा। उसके बाद देखो महाभारत को लिखा किसने था, वेद व्यास ने। किसने लिखा था महाभारत को, लिखने का काम कुरुक्षेत्र के अंदर वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था। लेकिन कई बार प्रश्न आ जाएगा ऑप्शन में वेद व्यास मिलता है को नहीं, कई बार ऑप्शन में क्या हो शंकराचार्य दे दे। और शंकराचार्य क्यों दे, क्योंकि एक बड़े महान हिंदू संत हुए हमारे देश के अंदर, स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा। विवेकानंद के अनुसार विवेकानंद ने कही थी महाभारत जो है असली महाभारत हुआ शंकराचार्य ने लिखी थी। अगर प्रश्न आ जाओ भाई विवेकानंद के अनुसार 12 जनवरी 1863 को महान शख्स का जन्म हुआ था, विवेकानंद के अनुसार महाभारत किसने लिखी थी, तब फिर उत्तर होगा शंकराचार्य। नहीं तो महाभारत किसने लिखी थी, वेद व्यास, बड़े क्रोधी ऋषि माने जाओ हैं, वेद व्यास ने महाभारत को लिखने का काम किया था। इसके बाद में कितने दिन चला था, 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था। एक और बात आपने इसकी याद रखनी है, जो महाभारत का युद्ध था ना, इसका 13वें दिन की घटना बार बार एचएसएससी में पूछ जाओ। 13वें दिन कुरुक्षेत्र के पास में एक गांव है, आमीन गांव है। इस आमीन गांव के अंदर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध किया गया था कौरवों के द्वारा। जयद्रथ की अहम भूमिका थी, दुसल्ला का पति था जयद्रथ, जो था दुर्योधन का बहनोई था, उसने अभिमन्यु को मारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यानी प्रश्न पूछ जाओ कि अभिमन्यु की मृत्यु जो है महाभारत के कौन से दिन हुई थी, युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु कड़ हुई थी, आमीन गांव में हुई थी। अब हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया, ये जो आमीन जो गांव जो है, इस आमीन गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया, अभिमन्युपुर कर दिया। अभिमन्युपुर करंट का प्रश्न है, अभिमन्युपुर कर दिया। इसके बाद के ध्यान में रखना अपन है, जो महाभारत का युद्ध जो हुआ था उसके अंदर गीता एक छोटा सा पार्ट आओ है। गीता का उपदेश कौन से तीर्थ सरोवर के ऊपर दिया था, आपने याद रखना, ज्योतिसर। ज्योतिसर तीर्थ स्थान जो है, इस ज्योतिसर नामक स्थान के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और ये ज्योतिसर नामक स्थान के ऊपर वट वृक्ष जो है, वट वृक्ष कह लो, आप बरगद कह लो, आप बड़कवा अपनी देसी भाषा में, बड़क का पेड़ के नीचे
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये महाभारत काल की इतनी बात आपने याद रखनी है, सिर्फ मुख्य तो एक के बात थी या बहु ध्यान काली और कृषि युग वाले, बाकी एक्स्ट्रा चीज नो बता दी। महाभारत काल के प्रश्न बहुत पूछे थे डी ग्रुप में। रिपीट करवाऊं दोबारा से, महाभारत का युद्ध हुआ था 900 वर्ष ईसा पूर्व, 18 दिन चला था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। वर्तमान में 1 लाख श्लोक है इसके अंदर। महाभारत काल में अपना हरियाणा को बहुत ध्यान कहा कर दिया पे। उसके बाद महाभारत काल में कौन से युग का प्रारंभ हरियाणा में हुआ था? खेतीबाड़ी का यानी कृषि का प्रारंभ हरियाणा के अंदर हो है। महाभारत को किसने लिखा था? गुरुवर वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था। भाई विवेकानंद जी के अनुसार पूछ ले तो फिर किसने लिखा था? फिर शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने फिर इसको लिखा था। तीसरी चीज आपने क्या याद रखनी है, जो महाभारत के युद्ध का 13वें दिन क्या हुआ था? अभिमन्यु मारा गया था और उसके बाद में आमीन गांव में मारा गया था, और उस आमीन गांव का नाम अभिमन्युपुर कर दिया वर्तमान की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। अंतिम बात की याद रखनी, ज्योतिषर नामक तीर्थ स्थान के ऊपर बड़ के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था, गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। महाभारत काल की बस इतनी बात अपना हरियाणा के संबंध में याद रखनी है। वीडियो ना 2 बार देखोगे तो ऐसा मेरा विश्वास है कि गला गला याद हो जाओगी। देखे जाओ, गला गला लिख भी लिया करो, स्क्रीनशॉट भी ले, इसको आपकी छूट है। उसके बाद देखो, भारतवर्ष की महान सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत इंपोर्टेंट है वे। सिंधु घाटी सभ्यता, अपने जो पूर्वज जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, उनके बारे में सोच के कितने साइंस से परिचित वो लोग हुआ करते। सिंधु घाटी सभ्यता के काल में अपना हरियाणा जो है, 2 चीज याद रखनी है अपने। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थान अपने याद रखने। पहला है राखी गढ़ी। इस हार का जो राखी गढ़ी जो है, यो वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न, नेशनल जीके के लिहाज से भी बहुत बार पूछा जाओ कि सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? राखी गढ़ी सबसे बड़ा केंद्र है सिंधु घाटी सभ्यता का। राखी गढ़ी जो है, 2 नदियां बताई थी आपको याद हो तो, दृशदवती नदी के किनारे राखी गढ़ी था। कौन सी नदी के किनारे था? दृशदवती नदी के किनारे। चोटांग या फिर चेतांग इस नदी का दूसरा नाम भी है, चेतांग इसी नदी का दूसरा नाम है, ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा से संबंधित दूसरी जो जगह है वो है बनावली। फतेहाबाद जिले में पड़ा है बनावली। और इस बनावली के अंदर जो 1973-74 के अंदर 1973-74 में बनावली के अंदर रविंदर सिंह बिष्ट नामक एक पुरातत्व वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज करने का काम किया था। बनावली में खोज किसने करी थी? रविंदर सिंह बिष्ट ने खोज करी थी। 1973-74 के अंदर खुदाई करेगी थी बनावली की। प्रमुख चीजें बनावली से जो मिली थी, अपने जो मिट्टी का जो हल बना था, वो मिट्टी का हल मिला था, वो कड़ा मिला था, वो आपने याद रखना, बनावली से मिला था। हरियाणा के कौन से जिले में पड़ा है? वो फतेहाबाद जिले के अंदर पड़ता है। 2 नदियों के नाम याद रखने, दृशदवती नदी और दूसरा है बनावली जो है, ये सरस्वती नदी के किनारे है। बनावली कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। जहां तक राखी गढ़ी की खुदाई का सवाल है तो अमरेंद्र नाथ को इसका श्रेय जाता है। अमरेंद्र नाथ, वैसे पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों की टीम ने 1997-98 में जब खुदाई करी थी तो ये अमरेंद्र नाथ को इसका श्रेय जाओ है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है? दोनों चीज ये याद रखनी है, बहुत इंपोर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता। नेशनल के संदर्भ में इसको बड़े लेवल के ऊपर भी करवाने का आप काम करेंगे। सरस्वती नदी किनारे बनावली है, राखी गढ़ी किसके किनारे है? दृशदवती नदी किनारे है। सबसे बड़ा कौन सा है? राखी गढ़ी है। जिन्हों प्रश्न पूछ ले भाई, हमारे देश के अंदर आजादी के बाद सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के प्रमाण कड़े मिले तो आपने याद रखना है, आजादी के बाद सबसे अधिक प्रमाण गुजरात में मिले हैं। लोथल है, धोलावीरा है, रंगनपुर है, ये मादर भोगवा वगैरह नदी है, इनके किनारे है। दूसरी चीज, सिंधु सभ्यता का जो काल, जो सबसे उपयुक्त काल माना जाओ, वो माना जाओ 2350 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक। लेकिन अब के है, अपने राखी गढ़ी में जो खुदाई जो हुई है, इस राखी गढ़ी की खुदाई के बाद में ये डेट भी बदलने जा रही है, क्योंकि काफी पुरानी सभ्यता मिल गई और ऐसा विश्वास है कि वह कदे सबसे पुरानी सभ्यता के अंश जो अपने राखी गढ़ी में नहीं मिल जाओ। ये चीज आपने याद रखनी। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता हुआ करती थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, मैं तो कहता हूं, गजब की चीजें वहां करती थी। सर जॉन मार्शल, मैं किसी अंग्रेज के नाम के आगे सर नहीं लगाता, लेकिन जॉन मार्शल के आगे सर लगाऊं क्योंकि बहुत विद्वान बंदा था। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई जब हो रही थी, उसने कुछ गहने मिल गए, आभूषण मिल गए सोने के, और उन आभूषणों ने देख के बंदा क्या कहा कि मेरे को ये नहीं लगता कि मैं 3-4 हजार साल पुरानी सभ्यता के आभूषण देख रहा हूं, मेरे को ये लगता कि मैं वर्तमान के लंदन शहर के किसी ज्वेलरी शॉप के अंदर खड़ा हूं। कितनी बड़ी बात थी।
बहुत बड़ी बात है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आप जो हरियाणा जो है बौद्ध के अंदर प्रवेश करते हैं, यानी जब बौद्ध काल हुआ करता था उसमें हरियाणा क्या क्या चीजें देखो। बौद्धों के समय में महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा। बौद्ध काल में अपना जो देश था वो किस में बटा हुआ था? महाजन पदों के अंदर बटा हुआ था। अपना देश किस में बटा हुआ था? 16 महाजन पद थे अपने देश में, और 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध हुआ करता था। सबसे शक्तिशाली मगध था। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ये 16 के 16 राजा आपस में लड़े जा करते। अब जो बौद्ध काल से संबंधित जो प्रश्न अपने हरियाणा जीके के अंदर पूछा जाओ है, एक प्रश्न ये पूछा कि बौद्धों के समय में हरियाणा कितने जनपदों में बटा था? 2 जनपदों के अंदर बटा था हरियाणा बौद्धों के समय में। एक तो है कुरु और दूसरा है पांचाल। कुरु और पांचाल जो है इन 2 जनपदों में हरियाणा बटा था। और यहां कुरु की जो राजधानी हुआ करती थी वो इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, जिसको वर्तमान का जो अपना दिल्ली जो है या कुरु की राजधानी हुआ करती। यानी हरियाणा बौद्धों के समय में बौद्ध काल में कितने जनपदों में बटा था? 2 जनपद थे। कौन सा है? कुरु, दूसरा कौन सा है? पंचाल। 16 जनपद हुआ करते। सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था। और ये बौद्ध काल की चीजें हैं, आपने बस ये बात याद रखनी, ये बार बार पेपर में पूछी जाओ, याद हो जाओगी। चलो उसके बाद फिर आ जाओ बौद्ध काल के बाद आ जाओ मौर्य काल। भाई मौर्य काल में हरियाणा में क्या क्या था? देखो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, मौर्य काल। देखो मौर्य काल के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। मौर्य वंश की नींव किस बंदे ने डाली थी? पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी। नंद वंश का खात्मा करके चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र के अंदर नंद वंश का खात्मा करके मौर्य वंश की स्थापना करने का काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा शासन करा है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा जो है बिंदुसार है। बिंदुसार, देखो बिंदुसार जो है ना, आजकल गर्भवती महिला ने डॉक्टर के ले जाओ, लियान देने को कहा भाई पेट काट के बच्चा सिजेरियन तरीका तो होगा। आधुनिक है चिकित्सा है अपने पास में। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो बिंदुसार जो था वो भारत का, तो ये अपना जो बिंदुसार जो है ना, बिंदुसार सिजेरियन तरीके से पैदा हुआ भारत का पहला बच्चा था। यानी जिस टाइम पर बिंदुसार का जन्म हुआ था ना, इसकी मां का पेट काट के ऑपरेशन करके बिंदुसार को बाहर निकाला गया था। कितनी बड़ी बात है, उस टाइम पर कितनी चिकित्सा अपने देश में हुआ करती। देखो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है 323 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक इसने शासन किया था भारत के ऊपर, पाटलिपुत्र। नंद वंश का खात्मा किया था। और नंद वंश का जो खात्मा जो किया था इस बंदे ने किसकी सहायता से किया था? एक महान गुरु आचार्य चाणक्य है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, तीनों नाम उसी बंदे के हैं। और जिस शख्स ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र नामक किताब को लिखने का काम किया था, इसी महान चाणक्य के कारण चंद्रगुप्त मौर्य एक बिल्कुल समाज जिसको निम्न कास्ट का मानता है, वहां से उठाकर इस बंदे को तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए लेके गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर उस समय केवल राजाओं के, क्षत्रियों के बच्चे पढ़ते थे, किसी और को नहीं पढ़ते थे और कोई। उसके बाद में आचार्य चाणक्य 16 साल के चंद्रगुप्त को लेके जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में 16 साल प्रवेश की उम्र हुआ करती थी, 8 साल पढ़ाई हुआ करती थी, 24 साल का बच्चा बाहर निकलता था। 24 साल का चंद्रगुप्त जब पढ़ के यहां से बाहर निकला तो नंद वंश का खात्मा कर दिया 323 ईस्वी पूर्व में आचार्य चाणक्य की सहायता से। 323 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व श्रावण बेलगोला के अंदर प्राण त्याग देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इसका बेटा फिर बिंदुसार आता है और बिंदुसार का शासन काल है 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक, 272 ईस्वी पूर्व तक। फिर के है बिंदुसार का बेटा है अशोक, 99 भाइयों की हत्या करने वाला महान अशोक। महान अशोक, देखो अशोक का राज्यारोहण आया था 272 में। नेशनल जीके का टॉपिक है, पूरा करांगे तो आप फिर लंबी चली जाओगी वीडियो। मैं हरियाणा तक ही सीमित रखने की कोशिश करूं इसने, इसलिए अशोक का जो राज्याभिषेक था 269 ईस्वी पूर्व, और इससे लेके अशोक रहा था 232 ईस्वी पूर्व तक। देखो
यानी ये जो तीनों के तीनों शासक जो है 323 ईस्वी पूर्व से लेके उसके बाद में 232 ईस्वी पूर्व तक, इन तीनों शासकों ने इतना काम किया था। इनकी जो सीमाएं जो होती थी, वर्तमान में मैं थोड़ा सा यहां लिख के दिखा देता हूं, इधर से यहां तक यानी भारत का ये जम्मू कश्मीर है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम बंगाल है इधर तक, नीचे कर्नाटक में श्रावण बेलगोला तक, और इधर जो है अफगानिस्तान तक, यहां तक शासन हुआ करता था तीनों का। तीनों बड़े प्रतापी थे, यानी तीनों का पूरे भारत के ऊपर यहां तक शासन था। इसका मतलब अपना हरियाणा तो उधर आ जाओ है। प्रश्न जो पूछा जाओ, जो प्रश्न में करवाना चाहूं आपने, प्रश्न ये पूछा जाओ कि मौर्य वंश के किन किन शासकों के दिन हमारा हरियाणा रहा है, वो प्रश्न में बताना चाहता हूं। यानी मौर्य वंश के तीनों, चंद्रगुप्त मौर्य, और प्रश्न इस तरह ऑप्शन में हुआ है कौन से शासकों का दिन रहा। ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में बिंदुसार, सी में अशोक, और डी में है उपरोक्त सभी। क्योंकि अशोक जब मर गया था 232 ईस्वी में, उसके बाद इसका उत्तराधिकारी कुणाल था, 7-8 राजा और आए, 184 ईस्वी पूर्व इस वंश का एक तरह से खत्म हो गया था। वो इतने योग्य राजा नहीं थे, इसलिए वह प्रश्न आ जाएगा हरियाणा मौर्यों का दिन कब से कब तक रहा था। तो याद रखना 323 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक हरियाणा मौर्यों का दिन रहा था। और वो 3 मौर्य कौन से हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा क्या है? अशोक। इन तीनों शासकों के दिन हमारा हरियाणा 323 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक रहा था। ठीक है, उसके बाद आगे चलना। देखो, अब मौर्यों के बाद में जिक्र आ है कुषाणों का। बहुत जरूरी है कुषाणों का जिक्र करना। कनिष्क एक राजा हुआ कुषाणों के अंदर। हरियाणा की एक जगह है भिवानी जिले का मिठाथल गांव, जो भिवानी जिले के मिठाथल गांव के अंदर कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। कुषाण कालीन सिक्के, देखो कुषाणों ने सिक्के चलाए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने और तांबे के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? कुषाणों ने भारत में सबसे पहले सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे। चांदी का सिक्का आगे चंद्रगुप्त द्वितीय चला होगा। अब ये कुषाण कालीन सिक्के जो हैं, ये कड़े मिले हैं भिवानी के मिठाथल गांव के अंदर मिले हैं कुषाण कालीन सिक्के। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है भारत में सोने और तांबे, जो ये सिक्के किस कौन सी धातु के बने हुए हैं? सोने और तांबे, सोने और तांबा के सिक्के हैं। देखो चांदी का सिक्का जिक्र कौन है? चांदी का सिक्का जिक्र होगा गुप्त वंश में जाके आ गए। यानी सोने और तांबे के सिक्के जो हैं गुप्त कुषाण काल के टाइम के थे, कड़े मिले हैं हरियाणा के भिवानी के मिठाथल के अंदर मिले हैं। दूसरा, इसके बाद आगे चला तो अगला है गुप्तकालीन मुद्रा। देखो प्रश्न ये पूछा जाता है कि हरियाणा से गुप्तकालीन मुद्रा जो है वो कड़े तक प्राप्त हुई है। देखो पहली चीज तो गुप्तकालीन मुद्रा जो है आपने नो ध्यान रखना, गुप्तकालीन जो मुद्रा थी उसके में है के देखो गुप्त काल का टाइम में अपने देश में 2 तरह की मुद्रा हुआ करती। एक मुद्रा थी दिनार, दिनार जो बनी थी सोने की, गोल्ड की बनी हुआ कर दिया। और दूसरी मुद्रा हुआ कर दी रुपयक, या रुपये की जो थी चांदी की बनी थी। देखो यानी 2 तरह की मुद्रा हुआ कर दी। तो जो गुप्तकालीन मुद्रा जो है, या गुप्तकालीन मुद्रा दिनार और रुपये दोनों जो है, ये कड़ा मिले हरियाणा के रोहतक के अंदर मिले, रोहतक जिले मिले। जो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा के पूछा सबसे ज्यादा कौन सी मुद्रा मिली है गुप्त काल की, तो फिर उत्तर होगा सबसे ज्यादा दिनार मिली। यानी सबसे ज्यादा खोज में क्या मिले? सोने के सिक्के पाए अपने, याद हो जाओगा। अब इसके बाद दोस्तों आगे चला पे वर्धन वंश की तरफ। अगला जो हरियाणा के इतिहास की जो अगला जो कड़ी जो है वो है वर्धन वंश। टॉपिक वाइज आप चल रहे हैं। इसका दूसरा नाम है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश आ जाओ या फिर वर्धन वंश आ जाओ, बात एक के। देखो बहुत इंपोर्टेंट है, उड़ता बहुत सारे प्रश्न आओ, लगभग उम्मीद रहो इस वंश में प्रश्न आने की। देखो पुष्यभूति वंश आ जाओ या वर्धन वंश आ जाओ, इसने वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना करने का काम किया था। अब इसके बाद में इस वंश में आगे चलकर एक बहुत प्रतापी राजा हो, जिस प्रतापी राजा का नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के जिस बेटे का जिक्र शब्द ज्यादा बार पूछा जाओ है, उस बेटे का नाम है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 ईस्वी के अंदर। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। प्रभाकर वर्धन बहुत प्रतापी राजा था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती 605 ईस्वी में। कद मर गया प्रभाकर वर्धन? 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन मर गया। उसके बाद में इसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन राजा बना है। राज्यवर्धन के बाद में, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में राज्यवर्धन की भी हत्या हो जाती है। उसके बाद में हर्षवर्धन जो है वो 606 ईस्वी में राजा बना है।
कब बना था? 606 ईस्वी में। 90 में जन्म हुआ था, यानी 10 और 6 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन राजा बना था। कितने साल की उम्र में राजा बना था? सिर्फ 16 साल उम्र हुआ करती उस टाइम पर उसकी। अब हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन की राजधानी बहुत बार पूछ जाओ है, अपना हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का थानेश्वर जो है, ये थानेश्वर हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। वर्धन वंश के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर हुआ करती। ठीक है, 606 ईस्वी में राजा बन गया। एक प्रश्न पूछ जाओ कि हर्षवर्धन का राज्याभिषेक जो है कौन सी शताब्दी में हुआ था? बहुत बार पटवारी में पूछा था पिछली बार, उसके बाद 3-4 बार आ लिया। देखो हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 606 में हुआ था। ऑप्शन ए में 6ठी शताब्दी दिया मिलेगा, लेकिन याद रखना हर्षवर्धन का राज्याभिषेक जो वो 7वीं शताब्दी में हुआ। देखो 1 तो 100 पहली शताब्दी, 100 से 200 दूसरी शताब्दी, 200 से 300 तीसरी, 300 से 400 चौथी, 400 से 500 5वीं शताब्दी, 500 से 600 6ठी शताब्दी होगी, और 600 से लेके 700 के बीच में कौन सी शताब्दी होगी? 7वीं सदी होगी। अपना क्या हो रहा है? 606। तो 606 किसके बीच मान लग रहा है? 7वीं शताब्दी में। तो इसलिए अपन याद रखनी, जो हर्षवर्धन का जो राज्याभिषेक हुआ था कौन सी शताब्दी में हुआ था? 7वीं शताब्दी में हुआ था। याद हो जाओगा, 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में हुआ। जिस टाइम पर हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा बना है, उस टाइम पर हर्षवर्धन ने एक संवत चलाई थी। संवत का नाम है हर्ष संवत। अरस संवत किसने चलाई थी? हर्षवर्धन ने अरस संवत चलाने का काम किया था। ठीक है, 606 में चलाई थी इसने। उसके बाद में देखो हर्षवर्धन का दरबार में बहुत सारे लोग रहा करते जो विद्वान लोग थे। बहुत सारे विद्वान लोग हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। सबसे पहला नाम है मयूर, दिवाकर, भरतहरि। ये तीनों लोग हर्षवर्धन के दरबार में थानेश्वर में रहा करते। याद रख लियो, नेशनल जीके का टॉपिक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में हर्षवर्धन के दरबार में सबसे महत्वपूर्ण आदमी है बाणभट्ट। ये जो बाणभट्ट जो है, इस बाणभट्ट ने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है हर्षचरित। और ये हर्षचरित जो है ना, कम से कम भी HSSC के 150 से 160 बार पूछ लिया होगा भाई। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। हर्षचरित किताब किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। उसके बाद बाणभट्ट ने एक और किताब लिखी थी। किताब का नाम है कादम्बरी। और ये कादम्बरी है, ये कादम्बरी भारत का पहला उपन्यास है। भारत का पहला उपन्यास बाणभट्ट ने लिखा था, कादम्बरी नामक उपन्यास। हर्षचरित किताब भी इसने लिखी थी। अब हर्षवर्धन जो था खुद भी एक राजा था, और हर्षवर्धन जो है राजा होने के नाते एक साहित्यकार भी था। और इस हर्षवर्धन ने नाटक लिखे थे, और नाटक बहुत बार पेपर में पूछ जाओ। नागानंद, 3 प्रमुख नाटक है। नागानंद, प्रियदर्शिनी, और तीसरा है रत्नावली। अपना हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, केयूके है, केयूके के अंदर रत्नावली नाम के उत्सव का भी आयोजन किया जाओ है। यानी नागानंद, प्रियदर्शनी, रत्नावली, ये तीनों के तीनों नाटक इसने लिखे थे। ये तीनों के तीनों नाटक राजा हर्षवर्धन ने लिखे थे। संस्कृत भाषा के अंदर लिखने का काम किया था। इसके बाद में हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के टाइम में एक बंदा भारत था, जिस बंदे का नाम है हवेन स्वांग। ये हवेन स्वांग भारत आया था। प्रश्न HSSC में पूछा था कि हवेन स्वांग कौन से देश का यात्री था? हवेन स्वांग जो है एक चीनी यात्री था। कौन सा देश का यात्री था हवेन स्वांग? चीन का था। और यो हवेन स्वांग जो है, यो भारत में आया था 629 ईस्वी में, और 629 से लेकर 645 ईस्वी तक हवेन स्वांग भारत में रहा था। देखो भाई, नेशनल जीके के हिसाब से पूछा नहीं भाई हवेन स्वांग भारत में कब तक रहा था। उत्तर होगा 629 से 645 तक। लेकिन HSSC ने प्रश्न पूछ लिया था, एक बार पीछे पूछा था, हवेन स्वांग जो है यो बंदा हरियाणा में कब तक रहा था? तो इसका सही उत्तर HSSC ने माना था 633 ईस्वी से लेकर 643 ईस्वी तक हवेन स्वांग जो है भारत में रहा था, हरियाणा में रहा था। 633 से 643 तक हरियाणा में रहा था। भारत की पूछो तो 629 से लेके 645 ईस्वी तक रहा था। इस हवेन स्वांग ने किताब लिखी थी। किताब का नाम है सीयू की। हवेन स्वांग की किताब है, किताब का नाम है सीयू की। एक प्रश्न पूछ रहा हो कि हवेन स्वांग की सीयू की किताब में हरियाणा के कौन से क्षेत्र का जिक्र है? देखो, जिसका दरबार में रहा करता जिक्र, सीधी सी बात है, उसे क्या करेगा? किसका रहा करता? हर्षवर्धन का रहा करता। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। तो हर्षवर्धन की किताब
अवेंस वांग की जो किताब सीयू की है, इसमें जिक्र किसका है? थानेश्वर का जिक्र है। किसका जिक्र करके बंधन है? थानेश्वर का जिक्र करके। देखो इतिहास अपन बहुत गलत पढ़ा जाओ है, सही इतिहास पढ़ना तो दावे के साथ मैं कह सकूं उड़ान कैंपस बरवाड़ा आइए, आपको असली इतिहास के नकली इतिहास तो पढ़ा जाओ। देखो नकली लिखवा रखा है, साथ साथ असली इतिहास भी पढ़ा जाओ। बर्फ हर्षवर्धन की बेटी का ब्याह गुजरात का राजा दुर्योधन ने तय कर दिया, और ब्याह तक 2 दिन पहले हर्षवर्धन की छोरी का तकड़ा बुखार चढ़ गया, जमा का सूता सारे वैद्य बुला लिए, बुखार को नहीं उतरिया। हर्षवर्धन ने आप सारे फैला दी, भाई कोई भी बंदा बुखार उतर दो बेटी का मुंह मांगा नाम दे दूंगा, भाई बेइज्जती हो जाएगी, 2 दिन पहले ताप चल रहा है, बीमार छोरी है, उसका रिश्ता कर दिया। अब देखो बाण भट्ट जो है, बाण भट्ट खुद हर्षचरित नामक किताब में एक बात लिखा है, नुको है कि राजा हर्षवर्धन ने कृत्रिम तरीके से, दोबारा मैं इस लाइन में रिपीट करूंगी, हर्षवर्धन ने कृत्रिम तरीके से बर्फ बनाई थी 7वीं सदी में, और दुनिया का हर्षवर्धन ऐसा पहला वैज्ञानिक था जिसने कृत्रिम तरीके से बर्फ जमाई। आज तो नॉर्मल बात है, फ्रिज में डोंगा रख दिया, बर्फ जम जाए पानी भर के, लेकिन सोचिए पहली बार बंदा ने 7वीं सदी में बर्फ कुकर जमाई होगी। तथ्य है, झूठ कौन बोलता? बाण भट्ट की हर्षचरित किताब पढ़ के देख लियो, उस किताब में जिक्र कर रखा बंदा ने। सोचो हर्षवर्धन कितना बड़ा वैज्ञानिक था। बाद में थानेश्वर था हर्षवर्धन अपनी राजधानी कड़ ले जाओ, कन्नौज में अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर ले हर्षवर्धन, और कन्नौज राजधानी ट्रांसफर कर लेता है। राज्यश्री की मृत्यु हो जाती, इसकी बहन जो थी, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे हम। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है इस दुनिया से चले जाते हैं। यानी वर्धन वंश के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? हरियाणा का थानेश्वर जो है वो वर्धन वंश के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। तो दोस्तों ये था अपना जो इतिहास जो है, पहला पार्ट था। वीडियो लंबी बनने लग रही है, इसलिए यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे। एक रिक्वेस्ट है भाई आप तय, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दियो, कमेंट करके बताइयो कि किसी लगी है, और जो कमी लागा अपना सुधार देंगे, हमें स्वीकार करने बंदे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी कमी लागा अपने बताइयो, इसका मैं कमेंट करके आप जरूर बताइयो, और इसके बाद में कमेंट करियो, लाइक करियो, इसने जी करे तो शेयर भी करियो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर दियो। राम राम सारे ने, जय हिंद जय भारत।